अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छा, मैं आपके साथ फ़िलासफ़ी के जो पेपर है CSS का, PMS का, ये बुनियादी तौर पे पढ़ाने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ और मेरा नाम अमजद रऊफ़ है। तो फ़िलासफ़ी CSS की, PMS की ये पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गया है। मैं सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में काम करता हूँ। इससे पहले एचसन कॉलेज लाहौर में मैं एज ए टीचर काम करता रहा। तो फ़िलासफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोगों को खौफ भी है, और इस खौफ की बुनियादी वजह यह है कि फ़िलासफ़ी को कभी किसी ने छू के देखा ही नहीं। आप यकीन करें कि अगर आप CSS में, PMS में, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़िलासफ़ी करते हैं तो फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फ़िलासफ़ी का ये जो खौफ है ये बुनियादी तौर पे ऐसे ही खुद साख्ता है मुआशरे में। अगर आप अच्छी तरह एक दफ़ा फ़िलासफ़ी कर लें तो ये पूरी कंसेप्चुअल बेस है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे स्कोर फ़िलासफ़ी में ले सकते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनके एजुकेशन हो चुकी है, एज ए PMS अफसर CS वो कर चुके हैं। तो उनके स्कोर जो है ये 150 जो तकरीबन अगर पहले 200 नंबर का था तो ये 170 नंबर तक आसानी से लोग रहते हैं। अब 100 नंबर का है, आप 80 प्लस तक मार्क आसानी से ले सकते हैं। इसके टोटल जो है जो क्वेश्चन बनते हैं वो 20 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह फ़िलासफ़ी से जो है वो पेपर हल कर लेते हैं। आज हम फ़िलासफ़ी का बैकग्राउंड देखेंगे कि फ़िलासफ़ी का बैकग्राउंड क्या है। यूनान से हर आदमी को पता है ये शुरू होती है। तो वर्ड फ़िलासफ़ी पे अगर हम जाते हैं तो ये दो वर्ड से बनी है। एक को वर्ड है फिलो और दूसरा है सूफिया। फिलो का मतलब होता है बुनियादी तौर पे लव, और सूफिया का मतलब होता है विजडम, नॉलेज। तो इसके मानी तय हुए फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम, लव फॉर नॉलेज और लव फॉर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स। ये जो इल्म है इसकी बुनियाद यूनान से शुरू हुई। तो आज हम यूनान के उस पस मंजर में जरा जाएंगे कि यूनान में इसकी इब्तदा क्यों हुई। जो यूनान में 600 to 400 कबले मसीह का जो दौर है जिसको हम PC से जाहिर करते हैं, ये जो दौर था, इस दौर के अंदर ग्रीक के अंदर कुछ तब्दीलियां आई। वो तब्दीलियां बेसिकली जियोग्राफिकल सतह पे आई। जियोग्राफिकल सतह पे यहां पे बहुत सारी जो है छोटी स्टेट्स वजूद में आई। इन छोटी स्टेट्स का वजूद में आने का जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, वो फिलॉसफी के ग्रोथ के साथ बहुत अहम है। आगे चल के हम देखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं स्टेट्स के अंदर पहली दफा डेमोक्रेसी जो है वो मुतारिफ हुई। तो गर्चे वो डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, लोग एक जगह पे जमा होते थे, जमा होकर वो अपनी राय का इजहार करते थे, और जिनके ज्यादा हाथ होते थे, जो जिसके साथ इशू के साथ ज्यादा लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते थे, वो उसको इस तरह सॉल्व किया जाता था। सिटी स्टेट्स के अंदर ओलंपिया था, एथेंस था, स्पार्टा था। तो हमारा जो ज्यादातर कंसर्न रहेगा वो एथेंस के साथ रहेगा, क्योंकि एथेंस के अंदर फिलॉसफी का जो मंबा, जो ज्यादा ओरिजिन रहा है वो एथेंस में है। तो ये जब छोटी छोटी स्टेट्स वहां पे वजूद में आई, तो इन छोटी स्टेट्स में जो एथेंस था, एथेंस की लोकेशन जो थी ये मशरक में थी, और इसके करीब जो है वो समंदर लगता था, करीब था इसके। तो इसकी वजह से आपको पता है कि जिन लोगों का पानियों के करीब जो ममालिक होते हैं, पानियों के साथ जिनका ज्यादा ताल्लुक होता है, वो ममालिक दुनिया के अंदर आगे जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो आप अगर मौजूदा दौर में देखते हैं कि
जब वो भी समुद्रों के ऊपर जिन लोगों को कंट्रोल रहा है, अमेरिका और चाइना की जंग देख लें तो समुद्रों के ऊपर जंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगीज को इसलिए यहां पे शिकस्त दी क्योंकि उनकी नेवल पावर बड़ी मजबूत थी। मुगलों के जवाल की एक वजह भी यही थी कि उनके पास नेवल पावर नहीं थी। तो एथेंस की लोकेशन की वजह से इसको एडवांटेज था। अब एथेंस के साथ एक और स्टेट थी स्पार्टा। स्पार्टा के मुतालिक ये मशहूर है कि स्पार्टा जो है वो बहुत जंगजू लोग थे। अब 490 और 470 के दरमियान एक वार होती है स्पार्टा वालों के दरमियान और पर्शिया के दरमियान। अब इस वार के अंदर उन्होंने स्पार्टा वालों ने अपना अलाइंस बनाया एथेंस वालों को। उन्होंने कहा जी आप हमें नेवल पावर मुहैया करेंगे और हम लोग जो है वो बड़ी फौज जो है आर्म फोर्सेस वो देंगे। इस तरह पर्शिया के ऊपर हमला होगा। अब हुआ यूं कि स्पार्टा जो बहुत बड़े लड़ाके थे, जब ये जंग हुई, जंग ने तूल खींचा, तो जंग के तूल खींचने की वजह से स्पार्टा की इकॉनमी बैठ गई। आप देख लें कि जब जंगें होती हैं तो मुल्कों की इकॉनमी जो है उस पर बड़ा बैड इंपैक्ट पड़ता है। तो इस जंग की वजह से उसका जवाल हो गया। लेकिन ये जंग जो है एथेंस वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनी। जैसे आप देखते हैं कि जापान जो वर्ल्ड वार 2 है उसके बाद जंग, उन्होंने कहा जी हम जंग नहीं लड़ेंगे। उन्होंने मुकम्मल तौर पे बिजनेस के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी, इकॉनमी मजबूत करना शुरू कर दी। इसी तरह एथेंस वालों ने जो उनकी नेवल पावर थी उसको मर्चेंट फ्लीट में तब्दील कर दिया, अपने जहाजों को। अब इनके जहाज दुनिया में तिजारत की गर्ज से जाने लगे, तिजारत शुरू हो गई। अब इस तिजारत के शुरू होने की वजह से जब नेवल जो है वो इनके जहाज दुनिया के समंदरों में सफर करने लगे, एशिया माइनर तक आने लगे, तो इस सूरत हाल में जहाजों को, बहरी जहाजों के गाइड उनको करने के लिए, उनके रास्तों का पता करने के लिए, इन सारे मामलात को देखने के लिए, आपको पता है कि बहरी जहाज जब चलते थे पुराने जमाने में तो सितारों के जरिए उनके रास्ते मुतय्यन होते थे। ये जो सूरत हाल थी जो इस वजह से एस्ट्रोनॉमी का वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। जाहिर बात है ये उसका एक प्री रिक्विजिट थी कि जहाजों को कैसे रास्ते मुतय्यन करने हैं उन्होंने। तो इसकी वजह से एथेंस में एस्ट्रोनॉमी पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी। अब एस्ट्रोनॉमी एक बड़ा इल्म है, तो ये इल्म वहां पे फरोग पाया इस इल्म में। दूसरी जिस चीज है, आपको पता है कि जब किसी मुल्क के अंदर कारोबार या इकॉनमी ज्यादा हो, उससे रिलेटेड जो उलूम होते हैं, किसी भी चीज का ट्रेंड हो, उससे जो रिलेटेड नॉलेज होता है उस पर बड़ी डिग्रियां होती हैं, उसके अंदर बड़े एक्सपर्टों की जरूरत होती है। जैसे हमारे यहां MBA वगैरह का रिवाज एक वक्त में बहुत ज्यादा हुआ। आज कंप्यूटर का दौर है तो कंप्यूटर हर बंदा सीखने के, IT के हवाले से लोग काम कर रहे हैं। तो जब कारोबार वहां पे वसी हुआ तो जाहिर बात है अकाउंटेंटों की जरूरत थी। उसके बाद तो वहां पे मैथमेटिक्स का जो इल्म था उसको उरूज हुआ। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा उन लोगों ने काम किया है, और मैथमेटिक्स जो है ये भी एक ऐसा इल्म था जिसका ताल्लुक बड़ा गहरा है फिलॉसफी के साथ। तो ये बुनियादी तौर पे दो जो ही वहां पे डेवलपमेंट हुई। अब जब ये लोग खुशहाल हो गए, बड़ी जबरदस्त किस्म की एक सिविलाइजेशन उभरी। तो जब खुशहाली आती है तो लोगों के पास वसी वक्त होता है। एक गरीब आदमी है जिसको सुबह से लेकर शाम तक रोजी रोटी की फिक्र पड़ी है, उसने बैठ के क्या सोचना है? क्या कोई उसने बैठ के बड़ा फलसफा इजाद करना है, या उसने कौन से मेटाफिजिकल मसाइल पे गौर करना है? उसको तो है कि शाम को मैं पेट भरूं। अब लोगों के पास जब थोड़ी सी फारिग वक्त हुआ, लेजर हुई, तो लोगों ने जो बड़े बड़े मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स थी, लोगों के बड़े बड़े सवाल थे, उनके ऊपर गौर और फिक्र शुरू कर दी।
लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि हम कहां से आए हैं, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इंसान क्यों यहां पे पैदा हुआ, खुदा क्या है, ठीक है, फरिश्ते कौन होते हैं। इस तरह के जितने क्वेश्चन थे, ये इसके ऊपर जो है वो बीइंग क्या है, होना क्या है, मॉर्टेलिटी क्या है, मॉरलिटी क्या है, कौन सी चीज सही होती है, कौन गलत होती है, स्टेट क्या होती है, ये जितने क्वेश्चन थे, इन सारे पे ऊपर बहस होना शुरू हुई एथेंस में। अब इस लेजर की वजह से जो उस कारोबार के नतीजे में रियासत अमीर हुई, तो लोगों ने इन मसाइल पे गौर करना शुरू किया। तो हमें पहले जो फिलासफर की एक सुकरात से पहले के जो, जाहिर बात है हम लोग सुकरात से ही शुरू करते हैं फिलासफी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो सुकरात से पहले के ही फिलासफर जो है यहां पे आए। अच्छा, ये जो सुकरात से पहले के फिलासफर थे, फिलासफी के बैकग्राउंड को समझने के लिए इनको जानना जरूरी है। एक फिलासफर जिसका नाम है थेलस ने बुनियाद, इसके कई स्कूल ऑफ थॉट है फिलासफी के सुकरात से पहले के, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके लिए उसकी जो है इतना ही जानना काफी होगा। थेलस जो था, ये एक फिलासफर था जिसने पहले दावा किया, उसने कहा कि जो बीइंग है, जो रियलिटी है, ये बुनियादी तौर पे आप समझ लें इसको आसानी के लिए कि जिंदगी की जो इब्तिदा है, या जिंदगी जिस चीज से बनी है, जो चीज असल है, वो बुनियादी तौर पे वाटर है। पानी एक ऐसी चीज है जिससे जो जिंदगी का सारी का जो दारो मदार है, जो पहला एलिमेंट है जिससे आगे चीजों ने जन्म लिया, जो पहली रियलिटी है वो वाटर है। अब इसके नजरिए को, इसकी थ्योरी को, इसको एक दूसरा फिलासफर आया एनेक्सिमेंडर ने कहा कि पानी तो एक ज्यादा सयाल चीज है, ये खुद किसी चीज से बना हुआ लगता है, लिहाजा पानी जो है ये नहीं है रियलिटी, असल बीइंग ये नहीं है, बल्कि जो इससे कोई एलिमेंट्री एक कोई चीज है जिससे पानी भी खुद वजूद में आया है। आप देखें कि उस वक्त में बैठे हुए वो लोग किस तरह की स्पेकुलेशन कर रहे थे और किस तरह दिमाग लड़ा रहे थे। अब इसी तरह एक आदमी आया, आप उसको जानते होंगे कि वो था पार्मेनाइड्स ने कहा कि भाई रियलिटी का जो सबसे बुनियादी चीज जिसको मैं रियलिटी समझता हूं ना, वो ये है कि बीइंग जो है ये चेंजलेस है, चीजें जो है वो परमानेंट हैं, और ये जो परमानेंसी है चीजों की, कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं और हमेशा एग्जिस्ट करती रहती हैं, ये चीज असल में बीइंग ये है कि चीजों के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है, हर एक चीज फिक्स है। ये पार्मेनाइड्स का नजरिया था। इसके नजरिए को एक और फिलासफर ने आके काउंटर किया, उसका नाम था हेराक्लिटस ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री नहीं करता, जिंदगी का जो असल असूल है वो चेंज है, हर लम्हा तब्दीली के अमल से चीजें गुजर रही हैं। इसका मशहूर फिक्रा है कि हम एक बहते हुए दरिया में 2 मरतबा अपने पांव नहीं धो सकते। अब इस फिक्र, अच्छा, हेराक्लिटस के नजदीक यह था कि वो कहता है कि एक दरिया में 2 दफा अपने पांव नहीं धो सकते। उसका ये जो फिक्रा है, इसका मतलब यह था कि जब हम दूसरी दफा पांव डालेंगे दरिया में, तो दरिया का पानी भी तब्दील हो चुका होगा और हम भी तब्दील हो चुकेंगे, और हम भी वो पहले वाले नहीं रहे होंगे। तो इकबाल ने जिसको कहा कि सकूं बहार है कुदरत के कारखाने में,
کہ سکون جو ہے وہ ہے نہیں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں کہ ثبات جو ہے دوام، اگر کوئی چیز کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ کیا ہے، وہ بنیادی طور پہ چینج ہے۔ اس کا ہیراکلیٹس کا یہ نظریہ تھا کہ تبدیلی جو ہے وہی اصل چیز ہے۔ اس کے بعد ایک رائٹر آیا پیتھاگورس۔ پیتھاگورس نے یہ کہا کہ دیکھیں ریئلٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ نمبر ہے۔ اس نے کہا کسی بھی چیز کو ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے جب کہ اس کے ساتھ کوئی نمبر نہ ہو۔ مثلا یہ ایک قلم ہے، یہ 5 انگلیاں ہیں، اب کوئی بھی چیز ہے آپ اس کے ساتھ کوئی نمبر کا اضافہ کریں گے تو یعنی چیزوں کو نمبر کے اوپر کنورٹ، آپ کو جو پیتھاگورس کے اصول پڑھائے جاتے ہیں میتھمیٹکس میں بچوں کو، تو یہ وہ پیتھاگورس تھا۔ اس کا تھا کہ نمبر جو ہے وہی اہم چیز ہے۔ یہ جب سارا وہاں پہ چل رہا تھا، اس کے بعد ڈیموکریسی تھی وہاں پہ اور یہ سارے خیالات چل رہے تھے، اس ڈیموکریسی کی وجہ سے وہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہوئی کہ وہاں پہ جو عہدے دیے جاتے تھے، لوگوں کی جو قابلیت دیکھی جاتی تھی، وہ جب جمع ہوتے تھے وہاں ایک گراؤنڈ میں، وہاں پہ کسی چیز پہ آرگومنٹس دیتے تھے، تو وہ بڑی ایک چارمنگ چیز تھی۔ اور آپ سمجھ لیں اس وقت کی سول سروس تھی وہ، کہ جو آدمی بولنے میں، قائل کرنے میں آگے ہے تو وہ آدمی بڑا پرومیننٹ ہوگا، اس کو بڑا وہاں پہ وقار ہوگا، اس کو کوئی عہدہ ملے گا۔ اس چیز نے وہاں کے نوجوانوں کو جو فن تھا اوریٹری کا، اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اب یہ جب طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کو پتا تھا کہ ہمیں یہ ایکسپرٹیز بولنے کی حاصل کرنا پڑے گی، چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں وہ علم حاصل کرنا پڑے گا، یہ ساری شہرت سن کے ایتھنز کی وہاں پہ ایک گروہ ٹیچروں کا ابھرا۔ وہ ٹیچروں کا جو گروہ تھا ان کو بولتے ہیں سفسٹس۔ سفسٹ بنیادی طور پہ وہ لوگ تھے جو فن تقریر، ریٹورک یہ سکھاتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا سفسٹ کا کہ آپ ان میں سے جو بھی نظریات آپ کے ہوں، ہم آپ کو تقریر کا ایسا فن سکھائیں گے، آرگومنٹیشن کا ایسا طریقہ سکھائیں گے کہ آپ بنیادی طور پہ اسی بات کو سچ ثابت کر سکیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے جی چینج از پرماننٹ، تو ہم اس کو ایسی اوریٹری سکھائیں گے کہ وہ اس بات کو ثابت کر سکے گا۔ دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ بینگ از چینج لیس، ہم اس کو ایسا طریقہ سکھائیں گے وہ اس کو ثابت کر سکے گا۔ انہوں نے کہا جی اصل میں کوئی ریئلٹی جو ہوتی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جی سچائی جو ہے اس کا کوئی اپنا آبجیکٹو وجود نہیں ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ ریلیٹو ہے۔ ریلیٹو سے مراد یہ ہے کہ ایک پہاڑ ہے، ایک آدمی اس کے قریب کھڑا ہے تو اس کو بڑا نظر آتا ہے، میں دور ہوں تو مجھے قریب جو ہے وہ چھوٹا نظر آئے گا، میری سچائی یہ ہوگی، اس کی سچائی یہ ہوگی۔ انہوں نے کہا جی پہاڑ بڑا ہے یا چھوٹا یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر اسی طرح ہی اس کو لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انصاف، سچائی، دوستی، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، حق، باطل، تو ان ساروں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ رانگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، اس کی کوئی آبجیکٹو کوئی صورتحال نہیں ہے، سب کچھ سبجیکٹیوٹی ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو ایک مورالٹی کا اس سوسائٹی میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، مورل سیکٹرزم پیدا ہو گئی۔ لوگ جاتے تھے ان سے سیکھتے تھے، یہ بڑی بھاری فیسیں ان سے لیتے تھے، تو آپ لوگ اگر اس دور میں ہوتے تو آپ کو بہت بھاری فیسیں ادا کرنا پڑتی اس کے لیے، وہاں کے سی ایس پی بننے کے لیے۔ تو یہ لوگ ان سے جب پڑھتے تھے تو یہ ان کو ایسے ایسے طریقے سکھاتے تھے، لینگویج کے اندر زبان کو ایسے ایسے الٹ پھیر دینے سکھاتے تھے
کہ कोई आदमी किसी भी बात को इनका पढ़ा हुआ शागिर्द सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर लेता था। ये जो चीज थी, इस चीज के खिलाफ एक आदमी वहां पे उठा। उस आदमी को तारीख सुकरात के नाम से जानती है। सुकरात एक पत्थर घड़ने वाले का बेटा था, शक्ल का इंतहाई बता था, और उसकी मां दाया थी। ये आपको बातें आगे लेक्चर में जब जाएंगे तो आपको ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लगेंगी। अब ये जो सुकरात था, सोक्रेटिस, इसने देखा कि अगर वाकई ऑब्जेक्टिव रियलिटी कोई नहीं है तो फिर मॉरलिटी का कोई वजूद नहीं है। फिर तो ये एक ऐसा मुआशरा है, एक आदमी दूसरे को कत्ल करके वो कत्ल को सही सच साबित कर लेता है, तो इसका मतलब यह है कि कत्ल को बिल्कुल ठीक बात है। अब एक आदमी जो है वो दूसरे के पैसे खा लेता है, कर्ज लेके खा जाता है, तो अगर वो दूसरे आदमी पे ये साबित कर लेता है कि ये अच्छी बात है, तो फिर तो दुनिया के बैंक भी नहीं चलेंगे। तो इसने कहा कि सुकरात ने इनको चैलेंज किया, और जब इसने इसको चैलेंज किया तो नौजवानों का इसने कोई बुक नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। इसने बाजार में जाता था और बाजार में जाके ये लोगों के साथ गुफ्तगू करता था, और उनके अपनी गुफ्तगू के दौरान ये उनको बताता था, क्वेश्चनिंग करता था मुसलसल। ये मुसलसल क्वेश्चनिंग का जो अमल है, इसके जरिए ये सच्चाई को वाज़े करता था और चीजों को डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, वो डेफिनेशन जो है ये मुतय्यन करता था कि ये डेफिनेशन, इस चीज की डेफिनेशन अगर मसलन सच है तो ये क्वेश्चन करते करते उस लम्हे तक लेके जाता था कि जहां पे ये बात वाज़े हो जाती थी कि ये बात सच है और ये झूठ है। तो इसका हमारा क्वेश्चन भी है बकायदा कि सुकरातिक मेथड जो है वो हम पढ़ेंगे आगे कि सुकरातिक मेथड क्या होता है और ये सच्चाई को किस तरह वाज़े करता था। अब आखिर पे ये मैंने क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज फिलॉसफी। फिलॉसफी बुनियादी तौर पे आपको पता चल गया होगा कि दो वर्ड से बनी है। एक वर्ड है फिलो और दूसरा है सोफिया। तो हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे कि ये फिलॉसफी जो है इसको कितनी ब्रांचेस में तकसीम किया जा सकता है या किया जाता है, और उन ब्रांचेस का क्या काम है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में फिलॉसफी का क्या अमल दखल है, इसका मॉरलिटी के साथ, इसका मजहब के साथ, इसका साइंस के साथ क्या रिश्ता है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर हमें बुनियादी तौर पे हम अगर फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं तो हमें कौन सी चीज जो है वो पहले बुनियादी इनिशियल सतह पे पढ़नी चाहिए। तो मैंने एक किताब का नाम लिखा है कि बहुत बिगनर्स के लिए सूफीज वर्ल्ड। ये सूफीज वर्ल्ड एक नावल है, ठीक है। उस नावल के अंदर बहुत आसान अल्फाज में फिलॉसफी की जो बेसिक चीज है उन पे बहस की गई है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी है, तो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी आपको लाजमी पढ़नी चाहिए, उसकी जुबान बड़ी अच्छी है, तो उससे आपको फिलॉसफी के साथ साथ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मुस्लिम फिलॉसफी के लिए MM शरीफ की एक किताब है, ठीक है, वो आपको 2 जिल्दों में किताब है, आपको वो भी लाजमी स्टडी करनी चाहिए ताकि आप के जो है वो चीजों को बहुत डीप सतह पे जाके देख सके। हमारे इस कोर्स के लिए बुनियादी तौर पे हमें आपको ये हमारे लेक्चर बहुत काफी रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।